पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, पहली बात, डेटा आपको इस तरह से गिवन होता था जो कि आज गिवन नहीं था। दिमाग बनाया आपका मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। पर्चे में बनाने की जरूरत नहीं है, इसको पता होना चाहिए क्या गिवन है। फिर उसने कहा है पॉलिसी चेंज करने का फैसला किया हमने, और अगर वो 5 साल का डेटा देता तो हम 5 साल से ये काम करके लाते, 10 साल का डेटा देता तो हम 10 साल के लिए करते, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है जहां तक जा सके वहां तक से, ठीक है। जब इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए ये करना तो फिर बस कर दें। तो ये शायद 3 साल से ऊपर इम्प्रैक्टिकेबल होगा, डेटा नहीं अवेलेबल होगा, तो उन्होंने 3 साल का डेटा दिया होगा। अब मैंने आपसे अर्ज किया कि आपने इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट की अप्रोच से चलना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं था। अच्छा, अब ये मामला समझ आया था। 31 नवंबर 13 का क्लोजिंग स्टॉक नई पॉलिसी पे लाएं तो कम होना है। अगली बात हमें वैसे ही पता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट, तो अभी का कम होना है, ठीक है। अब सिर्फ हम क्लोजिंग को देखेंगे, अगला क्लोजिंग बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, उससे अगला क्लोजिंग। अब हमने क्या करना है, 2013, 14, 15 ये 3 साल लिख लेने ऊपर, और डायरेक्ट लिखना ही क्या है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। एंट्रीज हो सकती हैं, करवा भी दूंगा, बट फिलहाल बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको IAS 8 के टॉपिक में एडजस्टमेंट आ जाए क्लोजिंग स्टॉक की, तो ये आसान तरीका है, इसको सीख लो, पर्चा तो पास कर लो ना पहले, ठीक है, सही है। अब लेकिन अभी सवाल नहीं पूरा हुआ जी। आगे क्या है जी, आगे कहता है जी नंबर 2 में, इन 14 कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर 100 मिलियन, और कोई गड़बड़ भी हो गई है, एरर करेक्शन लग रही है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ 10 मिलियन। प्रायर ईयर एरर में करेक्शन करनी पड़ेगी। कह रहा है कि 25 मिलियन पर डेप्शन रिकॉर्ड हो गई, ये रॉन्ग है ना, डन बाय अकाउंटेंट जिसको हम कहते हैं। इंस्टेड ऑफ 10 का मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है। ओरिजिनल ये है, ये होना चाहिए था, और ये कर गया है। द एरर वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस साल की फाइनेंशियल पब्लिश होने के बाद पता लगा, तो जाहिर है वरना उसी वक्त सही कर लेते। दिस एरर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। अब कोई प्लांट की गलती है तो बताओ, प्लांट की गलती है नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन की गलती है, ठीक है। और ये भी सिर्फ उसी साल की, कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि वो कह रहा हो कि 14 के अंदर गलती हुई थी तो रिड्यूसिंग बैलेंस था तो 15 भी सही होना है। बस उसने ये कहा है कि 14 के साल में डेप्शन 10 थी, 25 होगी, तो डेप्शन ज़्यादा चार्ज हो गई, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, कम डेप्शन को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब चूंकि मैं इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वाली वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये भी डायरेक्ट आई के अपने सारे सोल्यूशन ऐसे ही करता है, पर उनसे बाकी सवालों को करना बहुत मुश्किल है। तो ये तरीका सिखा जरूर रहा हूं, लेकिन मैंने स्पेसिफिक किसके साथ कर दिया इसको, अगर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो आपके सवाल में, ठीक है, सही है ना। चलें, तो ये क्या है जी, ये एरर करेक्शन है। प्रायर ईयर एरर है, करेक्शन तो अब हम करेंगे। इसलिए भी मुझे इसकी जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा बैलेंस शीट बनानी है कि मैं दूसरा इम्पैक्ट भी देखूंगा। मुझे तो सिर्फ चेन इक्विटी बनानी है, और चेन इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग में तो सिर्फ प्रॉफिट्स का ही मसला होता है, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं जी अपना। हमने जो बनाना है पहले उसको एप्पल कर लेते हैं, उसके बाद फिर बनाना जो होगा वो शुरू कर देंगे, और मैंगो भी साथ साथ करते चलेंगे। समझ तो आ गई होगी सारी बात। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन बैंक का 2 है। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग, नाम मैं इसलिए लिख देता हूं कि अभी किताब तो है नहीं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है, ML लिख दूं, ML लिखा हुआ उसने कहीं पे, ओहो, तो मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड तो नहीं है आगे, वो भी है, ये भी मार्कर सही नहीं है, संभालते जाया करें। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट सिर्फ बनाएंगे जी, क्योंकि भाई बातें ना करो यार निषेध भाई,
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ठीक है, और इस ट्रेड इक्विटी के अंदर हमने सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाना है, यही उसने रिक्वायर किया हुआ है बस। अब जी ओपनिंग 2 बार आना है, आपको नहीं समझ आ रही इस बात की तो आप रूटीन मुताबिक जैसे सिखाया हुआ है 2 लाइनें छोड़कर ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, फिर क्योंकि हम खड़े हैं इस वक्त 15 में और चेंज हम करके ला रहे हैं 13 से, तो 15 की गलती कर ली, 15 के प्रॉफिट्स चेंज के लिए, इम्पैक्ट के लिए। 14 के प्रॉफिट का इम्पैक्ट 14 वाले साल में हमारे पास अवेलेबल होगा, लेकिन उससे पीछे भी तो असर जा रहा है, तो ओपनिंग इसलिए 2 मैंने लिख लिया। आपको नहीं समझ लगा करती पहले तो आप ओपनिंग सिर्फ 2 लाइनें छोड़कर लिख लिया करें। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा जी, अब डिविडेंड वगैरह तो कोई नहीं नजर आया वैसे, चलो फिर भी थोड़ा खुला वो 31 नवंबर 15 ये इधर लिख लें। फिर यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 2000 और यहाँ पे आ जाएगा 1 जनवरी 2014, जो हमें पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, खैर ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। ये 14 वाली चेंज इक्विटी है, सवाल में उसने हमें प्रॉफिट दे दिया हुआ है 2014 का भी और 2015 का भी एक्सट्रैक्ट्स में से, ये हमने बोला, ठीक है। अब तरतीब से चले तो ओपनिंग मेरे पास नहीं था, न तरतीब से चले तो जब पहुंचेंगे वहां पे तब देख लेंगे, क्या कहते हैं, जब पहुंचेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट तो पहले बताओ ना, गलत प्रॉफिट सवाल के अंदर गिवन है, ये 15 मिलियन हमारे साल का है और 21 पिछले साल का, वहां से नहीं समझ आ रही तो यहाँ से देख सकते हैं। गलत प्रॉफिट सवाल से उठाए हमने जी, 2014 का कितना गलत प्रॉफिट 21 और 2015 का 15, ठीक है जी। उसके बाद हमें जो पॉलिसी चेंज की है उसके असरात डालने हैं प्रॉफिट पे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट सीधा किसको पड़ता है, प्रॉफिट को, पीएनएल के अंदर। बाकी बैलेंस शीट में भी जाहिर सी बात है करंट एसेट्स में पड़ा हुआ स्टॉक तो चेंज होना ही है, ठीक है, पर फिलहाल बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे हम, पीएनएल की बात करें, क्योंकि चेन इक्विटी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट का असर आता है, ठीक है, तो प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। अब हमें पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट निकालना है और मैंने आपको कह दिया आपने वो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डायरेक्ट निकालना है, जनरल एंट्रीज फिलहाल नहीं करनी। तो इम्पैक्ट ऑन, मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट के लिए आपको इस पे पाबंद किया, आई के अब सारे सवालों में यही तरतीब रखता है, लेकिन फिर बाद में प्रॉफिट का इम्पैक्ट तो चलो आसानी से निकल आया, बाद में फिर ना बैलेंस शीट समझ आनी है आपको, ना फिर आपको जो है वो नोट की समझ आ रही होनी है, तो हमने सारे काम सीखे हैं, पर सिर्फ चेंज इक्विटी के अंदर तो ये भी हो सकता है, पर आपने ऐसे नहीं करना, आपको जैसे सिखाया हुआ है वैसे ही करना है। बस एक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आए तो ये तरीका वारदात होगा, जिसके अंदर हमने 2013, 14, 15 लिख लेता हूँ, चलो मैं ऐसे ही करते थे ना एंट्रीज भी, 2013, 2014 और 2015, ठीक है जी। अब पहली चीज है चेंज इन पॉलिसी, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट मैंने यहां पे लेना है। तो क्या चेंज हुआ है जी, ये पहला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है जी, वो कहता है 31 नवंबर 13 का क्लोजिंग स्टॉक 37 से 35 पे आ जाएगा अगर हमने नई पॉलिसी अप्लाई की है तो, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2000 बोलो तो सही 13। अब ये डिफरेंस लिया है हमने किस किस फिगर का, -35.5, ठीक है जी। तो थोड़ा और आगे यहाँ वर्किंग भी शो कर दें, 2013, 2014 और 2015 जी,
अब कितने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि देखो हम बढ़ रहा है कम हो रहा है, हाँ फिर ये इस तरह से लिखना पहले, ये है रुख, ठीक है। तो हमारा 1.5 से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, कम। अब मैंने क्या निकालना है जी, प्रॉफिट पर इम्पैक्ट। तो मुझे बताओ अगर क्लोजिंग स्टॉक में हो रहा है डिक्रीज तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी नहीं लगाए तो प्रॉफिट क्या होना है, डिक्रीज। आगे नहीं सोचना फिलहाल, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक नई पॉलिसी के तहत 2014 का जो है वो क्या इम्पैक्ट ले रहा है। तो हमने कहा जी देखते हैं, हमने जो पुरानी पॉलिसी के तहत स्टॉक रखा था इस साल का वो 42,3 आया था, लेकिन अगर चेंज करें तो उस वक्त ये डेटा निकाला होगा ना सारा 44 का होता, तो इस वक्त हम फिर क्या कह रहे हैं जी 40.3 से, तो ये तो इंक्रीज आ गया, ठीक है। ये क्या आ रहा है जी, इंक्रीज। तो प्लस माइनस से परेशान ना हो, दो फिगर्स लिख दी हमने, बस मैं ये लिख रहा हूँ फाइफो पुराने वाला और एफको, ठीक है, क्योंकि कहीं पर ये लिखा नहीं हुआ था तो मैंने वैसे आपको लाइन लगा के ऊपर लिख दिया था, ठीक है जी। 2.2 से अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है 2014 में, जी सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है 2014 में कितने से 2 पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा है तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव ही आ गया, कोई मसला। अभी ओपनिंग नहीं सोचना, ठीक है। तीसरा मामला है, तीसरे साल का मामला क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक 2015 का। अब ड्राफ्ट बन चुका है तो ये सब कुछ कर चुके, तो अब सोच रहे हैं अब 15 के अंदर हमने जो स्टॉक इस वक्त पॉलिसी पुरानी के तहत रखा हुआ है फाइफो के अंडर, वो कितना आ रहा है 58.4, और अगर इसको एफको पे करते हैं तो 54.4 है, तो 58.4 और 50, तो क्या आ गया जी आंसर। अब क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे 4 का पड़ना है, बढ़ना है या कम होना है वो देखें। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नई पॉलिसी के तहत बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। यहां तक कोई मसला है तो बताओ जी, है कोई मसला। अच्छा, अब मैंने आपको रूल 3 क्या लिखवाया था, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले का ओपनिंग बनना है। मतलब अगर 13 के क्लोजिंग स्टॉक के कम करने से 13 का प्रॉफिट कम हुआ है तो फिर यही क्लोजिंग 14 का ओपनिंग बनना है, तो एज इट इज इस फिगर को यहाँ पे लिख लो। अब असल में ना एंट्रीज में ये मसला आता है फिर जब ओपनिंग की एंट्री करनी पड़ती है तो, लेकिन आप छोड़े इस बात को, करने के लिए कर लेंगे, फिलहाल तो बस ये कुछ नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक 13 का असर 13 पे क्या पड़ा जब हमने उसको पॉलिसी चेंज करके कम किया है, 13 के प्रॉफिट को उसने करना है कम और 14 कर देना है इंक्रीज, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है 14 का स्टॉक, ये 2014 के अंदर बढ़ा है, आंखें देख, इधर देखना, देखना, ठीक है। ऐसे आंखें बंद करके आपने जो है वो नहीं करना, देख के कर लीजिएगा, ठीक है जी। कितना जी 2.2 से क्या होगा, अब देखो ना 14 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नई पॉलिसी के तहत हमने किया है इंक्रीज, उसके बढ़ने से प्रॉफिट हो गया है इंक्रीज, लेकिन यही क्लोजिंग अगले पीरियड का जब ओपनिंग बनेगा तो उस पर इसका असर उलट होगा, तो वो फिगर लिख के बस साइन उल्टा दें, जो मैं कह रहा था उल्टी कर देंगे, है जी, फिगर उल्टी कर देंगे, साइन बस जी। अब 4 से क्या हो रहा है जी, क्लोजिंग स्टॉक कम, तो 15 का प्रॉफिट हो रहा है कम। अब इसका असर 16 के अंदर पड़ना है, लेकिन वो हमारे सवाल के अंदर नहीं है, हम 15 पे खड़े, ठीक है। ये है हमारा चेंज इन पॉलिसी का इम्पैक्ट जी, कितना 1.5, ठीक है जी। ये है हमारी पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट, लेकिन सवाल में एक मसला और भी था, पर ये मैंने अलग इसलिए किया है कि अगला सवाल अगर नोट का है तो नोट हमने बनाना है चेंज इन पॉलिसी का, रिक्वायरमेंट है चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाओ, तो फिर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट लेते हुए कहीं आप टोटल वाली फिगर ना ले जाएं गलती से, वो गलत होगा। यानी अगर आपने प्रॉफिट पे इम्पैक्ट लेना भी हो तो वो ये, ठीक है
सही है। दूसरा पॉइंट क्या था जी हमारा, प्रायर ईयर एरर करेक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर डायरेक्टली बस क्या लिख लें, डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट। तो डायरेक्टली लिखें, होना चाहिए थी डेप्रीसिएशन 10 रुपए की, गलती से हो गई है जी। तो फिर इफेक्ट ऑफ प्रायर ईयर एरर करेक्शन क्या है, ये भी लिख ही लेता हूं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी और इफेक्ट ऑफ प्रायर ईयर एरर की करेक्शन करेंगे तो सही ना, पता लग गया मटेरियल एरर है। तो प्रायर ईयर एरर करेक्शन का इम्पैक्ट, तो डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज्ड या टू बी रिवर्स्ड, डेप्रीसिएशन होनी चाहिए थी 10 हो गई है, तो डेप्रीसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो डेप्रीसिएशन टू बी रिवर्स, अब ये जो डेप्शन रिवर्स हो रही है ये 25 माइनस 10 करके कितने से, अब डेप्रीसिएशन क्या हो रही है जी, रिवर्स क्या हो रही है, यानी कम। 15 रुपये से डेप्शन क्या होनी है, 2014 की डेप्रीसिएशन है ना, बोलो, तो 15 से इसने क्या होना है, कम। अब डेप्शन अगर कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है, पॉजिटिव। ये आप आज से पहले क्या करते आए हैं, जर्नल एंट्री, वो भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर सारी करो, प्रोल भी करो, जर्नल एंट्री लग पता जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब टोटल इम्पैक्ट क्या है जी, नेगेटिव 1.5, पॉजिटिव 18.7, नेगेटिव 6.2। ये है टोटल इम्पैक्ट इन दोनों चीजों का हमारे इन 3 साल के प्रॉफिट्स पर। ये सवाल तो शुरू में कराना चाहिए था, है ना, इतना आसान छोटा सा सवाल। असल में ये काम मैं ज़रा एंड पे रखना चाह रहा था, इसलिए ये एंड पे आया। ओके जी, अब गलतियों को सही, मतलब ये चेंज के ऐसे प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट है वो डाल लेते हैं। ये देखें जी, 15 के इम्पैक्ट को 15 पे डाल दें, तो 15 में प्रॉफिट 6.2 से क्या हो रहा है, तो -6.2, वर्किंग वन का रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे वर्किंग का रेफरेंस तो देता नहीं हूँ मैं, दे दिया आपके पास तो खुली जगह होती, मैं तो सारा सवाल डाल दो। 2014 के अंदर 18.7 से प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ही बढ़ रहा है सीधा 18.7, वर्किंग नंबर 1। और इससे पहले वालों के लिए आपके पास क्या है जी, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट वाली लाइन, ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 जी। 1.5 से प्रॉफिट क्या हो गया जी, कम। अब पूरा सवाल खत्म हो चुका है, हमें सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए, ये बैलेंस, ठीक है, क्योंकि इसके निकलने से ही अगली कहानी चालू होगी। बताएं जी प्रॉफिट, हाँ 39.7 है, और मेरा लाल किधर है, वैसे तो आप सारे मेरे लाल नीले पीले हैं, लेकिन ये वाला मेरा लाल जो है ना, जिससे मैंने आर लिखना है, ये आप नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा, रीस्टेटेड वाली फिगर है। उसके बाद ये क्लोजिंग भी तभी निकलेगा जब वो ओपनिंग होगा, फिर ये कितना हो गया 8 पॉइंट, और इसके साथ रीस्टेटेड लिख दें, इसके साथ रीस्टेटेड लिखने की ज़रूरत नहीं। अब क्या रह गया, सिर्फ ओपनिंग आ रही, यकम जनवरी 14 की आ रही मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास 31 दिसंबर 14 की तो आ रही है ना जी, तो ये हमने आरी का कॉलम बनाना है, किस वाला जी, अकाउंटेंट वाला, याद रखना, अकाउंटेंट वाला, गलत वाला, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है बेसिकली, ये वर्किंग क्या है, पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है, तो सवाल के ही हिस्सा है ये, असल में डेटा मिसिंग निकाल रहे हैं। तो सही प्रॉफिट्स ना कहीं गलती से इसमें कभी भी लिख देना, कभी भी सही प्रॉफिट नहीं लिखने, गलत आ रही चाहिए हमें, सही हमने सारा कुछ कर रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास 31 दिसंबर 2014 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मौजूद हैं। देखें, ये जो मैंने आपके सामने डेटा बनाया था, सिर्फ एक आ रही अवेलेबल,
15 की तो चाहिए ही नहीं थी, लेकिन जो चाहिए थी वो गायब है। हमें मिल कौन सी रही है? 31 दिसंबर 14 की। कितनी? 89। और मुझे तो चाहिए 31 दिसंबर 13, जिसको आप यकम जनवरी 13, 31 दिसंबर 12 यानी यकम, 31 दिसंबर 13 यानी यकम जनवरी 14 की, ठीक है। वो मुझे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मुझे प्रॉफिट अवेलेबल है। 2014 का प्रॉफिट है 39.7। 39.7। 39 कभी ना लिख लेना प्लीज, याद रखना इसको। 39 कभी नहीं लिखना, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये अकाउंटेंट वाला गलत वाला अकाउंट है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ फिगर्स गलत हैं, वो सही कर लेंगे हम, लेकिन हमें वो फिगर चाहिए जहां से सवाल शुरू करना है गलत वाली फिगर। तो प्रॉफिट कितना है जी 2014 का? 21। तो 21 यहाँ पे लिखा, ये हमने पहले से सीख लिया था। क्या आया जी? 68। यहाँ पे 68 लिखते गए, और एक्सेल की शीट होती ना है, फॉर्मूला लगा होना था। ये कौन सी वर्किंग से आया जी? वर्किंग 2 से। तो फिर ये आ गया जनाब 60 माइनस करना है बेटा 66.5, और ये क्या हो गया? रीस्टेट हो गया 68। तो उसका स्टेटेड वाला था, ये चेंज हो गया, ठीक है। फिर ये फिगर पॉइंट, ये भी क्या है देखो ना, ये भी तो पिछले साल का ही डेटा है। अब ऊपर 2 फिगर्स रीस्टेट हो गई हैं, तो ये भी रीस्टेटेड ही है। फिर 8.8 ऐड हुआ तो 11 एग्जैक्ट। चलो बरकत के लिए मैंने 0 भी लिख दिया, 0.0 है, सादा 0 नहीं है। अच्छा जरा एक दफा जंप करके आए इधर पफर लिमिटेड वाले सवाल में। पढ़ें जरा इस सवाल को। ये आई कैप का पिछली अटेम्प्ट का 2 अटेम्प्ट पहले का सवाल है। देखें कौन सी अटेम्प्ट का सवाल है, देखें ऑटम 23, बस 24 ही गुजरा है। स्प्रिंग 24 और ऑटम, हाँ तो मतलब 4 कर लो, ठीक है। बहरहाल रिसेंट सवालों में से पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहता है ब्रीफली डिस्कस हाउ अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन पीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3 नंबर की डिस्कशन डाल दी उसने। गप्पे जो लगाते थे उस्ताद आपकी क्लासों में या उन बच्चों की, ये वो सारी गप्पे उसने पूछ ली, जैसे आपकी क्लासों में भी लगती हैं, ठीक है। हाँ हाँ जाहिर सी बात है, ऊपर पॉइंट मौजूद है, उसको देखेंगे और उसी के बारे में ही डिस्कस करना है। और फिर कहता है प्रिपेयर करो रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम एज वुड अपीयर इन पीएल स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सवाल पढ़ते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम उल्टा आसान कर दिया। अब ये जाहिदी जैसा सवाल है, लेकिन एडजस्टमेंट इसमें मुहानी जैसी पड़ी हुई है। सवाल की शक्ल जाहिदी जैसी और एडजस्टमेंट, अब ये दोनों सवाल मैं करा चुका हूँ, ठीक है। बार डिस्कस कर लूँ थोड़ा। रिटेन्ड अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी चेन इक्विटी में से, ड्राफ्ट में से ये निकाली हैं फिगर्स पफर लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। उसमें कहता है जी अब अगर ये 31 दिसंबर 22 की चेन इक्विटी है तो एंड पर 22 होना है। ये देखो एज एट 31 दिसंबर 22, फिर एज एट 31 दिसंबर 21, और एज एट यकम जनवरी 21 या 31 दिसंबर 20, जो भी कह लें, सब कुछ गिवन है ना। जाहिदी जैसा सवाल बिल्कुल डेटा के हिसाब से क्वेश्चन इस तरह से है, लेकिन आगे एडजस्टमेंट मुहानी जैसी है। कैसे? फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीएल। नंबर 1 पढ़ें। कोई चेंज? क्या कह रहा है? अब ये पास पेपर का सवाल है, अब वो क्वेश्चन बैंक का सवाल था, ठीक है। तो पीएल हैज़, और ये इस अटेम्प्ट में जब आया तब भी बच्चों को ये सवाल करवाया जाता था मुहानी वाला, जैसे अब करवाया जा रहा है। ऐसे ही जो सवाल करवाए जाते हैं बस मिलती जुलती चीज़ें बन रही होती हैं। फिर क्या जी, फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीएल
PL has decided to change method for valuation from FIFO to FCO. अब ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो हम इसको क्या किया करते हैं जी? रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया करते हैं। ठीक है। अब उसी तरह से इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ले लेना आपने। अगेन क्लोजिंग स्टॉक 20 का, ये चेंज की वजह से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक 21 का, इस चेंज की वजह से कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक 22 का, चेंज की वजह से बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। उलट ये हो गया कि वहाँ पे पहला कम था, दूसरा तीसरा कम, यहाँ पे पहला ज़्यादा। बहरहाल जो भी है मिलता जुलता ही। अब ये लिखने के बाद अगले साल के ऊपर इम्पैक्ट क्या कर देना है? नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। बहरहाल इसके बारे में डिस्कशन भी करनी है। तो डिस्कशन क्या होगी आपकी तरफ से कि ये एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग मेथड का। यहाँ से लिखोगे ना, ठीक है, कि चेंज ऑफ मेथड फॉर वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू FCO इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एज पर IS 8, ना भी लिखो IS 8, एंड इट shall be applied, this new policy shall be applied retrospectively। ठीक है, बस वही काफ़ी है, वरना बहुत ज़्यादा लिखने तो लिखो बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव फिगर्स। और क्या, बस और क्या लिखना है, यही है। ठीक है, 3 नंबर है, 3 पॉइंट्स हैं। 1 नंबर का उसने ये पूछा था, ये डिस्कस करो हाउ अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। तो वही तो पूछ रहा है, कैसे इनकॉर्पोरेट करें। हमने कहा जी रिट्रोस्पेक्टिवली, यही पूछा उसने। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला जी? द चेंज इन वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम FIFO टू FCO इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड इट शैल बी इनकॉर्पोरेटेड या इट शैल बी अप्लाइड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ PL रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, बाय रीस्टेटिंग कंपैरेटिव फिगर्स। लिखना नहीं लिखना, ये काफ़ी रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगला काम आपको वैसे आता है। तो 1 नंबर यहाँ से मिला, बाकी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट से चलना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर गड़बड़ हो जाती है। वरना आज मैं नहीं एंट्री सिखा रहा, देखूंगा कल परसों किसी वक्त सिखा दूंगा, सिखाने में तो। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है, कल काम चल रहा है हमारा ज़बरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें और मुझे बताएं ये क्या है। नहीं, बैड एड मुझे भी नज़र आ गया, पढ़ो। बैड एड है, मैंने ये नहीं पूछा बैड एड है या बैड एड नहीं है। मैंने तो ये पूछा है पॉलिसी चेंज है, प्रायर ईयर है, एस्टीमेट चेंज है, अकाउंटिंग अगर जो भी है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ये बताओ। 1 नंबर नहीं लेना, 49 में फेल होना है। ला माफ करे, 1 नंबर लो जल्दी से, शाबाश सारे, ताकि नंबर ना आए। जमशेद नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर आने ही नहीं चाहिए, है ना, नजर ही ना आए। मैं फाइनल का पेपर दे रहा था तो मेरी पुप्पो जो है वो, अब इतना उनको नहीं था इसका इल्म, इस डिग्री का, इस तरह से बुजुर्ग हैं, तो कहने लगी अल्लाह करे तेरे ढेर नंबर आन। मैं क्या, वो दुआ करो मेरे नंबर ना आए। नंबर ना आए बस, हैं, नंबर आए तो खौफनाक। जी बच्चों, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज़रा किसी दिन ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए रिवाइज करवाऊँ बैड डाउटफुल डेट। आपने बैड डाउटफुल डेट पढ़ा हुआ है ना? चलें, फिलहाल तो गुजारा करें। In view of increasing bad debts, PL has decided, again decide होगा, to double the provision for doubtful receivables. The balance of provision for doubtful receivables prior to this change were as follows. अब 2020 में ये 15 की प्रोविजन थी, जाहिर है पॉलिसी चेंज है, इसको डबल करें तो पॉलिसी चेंज है ना जी। कौन से स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप बैड डेट्स को प्रोविजन क्रिएट किया करो, इतने % पे लगाया करो? ये हमारा एक अंदाज़ा होता था। मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए हम 31 नंबर 20 पे खड़े होकर सोचते थे कि यार लगता है 15 मिलियन के डेटर्स रिसीव नहीं होंगे, तो लगता है अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसको 20 में ही एंटर करते थे, चाहे 21 में वो पैसे नहीं आने तो, क्योंकि सेल तो 20 में बुक हुई होती थी। तो हम एक अंदाज़ा लगाते थे, नॉर्मली % ऑफ क्लोजिंग डेटर्स 5%, 10%, और वो अंदाज़ा लगा के उसको रखते थे प्रोविजन के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस।
कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। क्लोजिंग बैलेंस जो प्रोविजन का होता था, मसलन ओपनिंग में 0 है और क्लोजिंग प्रोविजन आ गई 15, ठीक है, तो हमारा P&L के अंदर चला जाता था जी एक्सपेंस 15 का बैलेंसिंग। अब अगले साल के अंदर जाके ये चेंज भी हो सकता था। हमने सोचा था 15 रुपये नहीं मिलेंगे, हो सकता है 10 ना मिलें, 5 मिल जाएं, हो सकता है उल्टा 20 ना मिलें, 5 मजीद निकल जाएं। लेकिन इस साल के एंड पे खड़े होकर तो हमें बैड रिकवरी समथिंग एल्स, ये प्रोविजन है, ठीक है, पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं ना एक दिन को लगाता हूँ। असल में फाइनल अकाउंट्स के सवालों के अंदर भी एडजस्टमेंट कंटिन्यूसली है। करेक्शन ऑफ एरर तो निकल गया है, पहले भी आगे ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मुझे कराना पड़ता था FAR के अंदर, उस वक्त ज़रूरत पड़ती थी करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के लिए, अब ज़रूरत पड़ेगी फाइनल अकाउंट्स के लिए, हैं जी। हाँ, तो छोड़ नहीं सकते, कोई नहीं, आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो आपको आधे घंटे में और अच्छा समझ आ जाएगा, और बिल्कुल नई ज़िंदगी में पढ़ा होगा तब भी अपने मतलब का आपको मैं उस आधे घंटे में, पौने घंटे, इतना टाइम भी लगेगा, मैं पढ़ा लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे जितना भी अरसा आपका FAR CR जहाँ भी जाना है, हाँ कभी पढ़ाना पड़ेगा ज़िंदगी में, इंट्रो वाले बच्चे को फिर ध्यान से पढ़ लेना जैसे इंट्रो में पढ़ा था, वरना जितना आगे इस्तेमाल होना है ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट ने, वो मैं आपका इंशाल्लाह तैयार करा दूंगा, मुझे इतनी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो फिलहाल बहरहाल इतनी सी बात तो बता दें, क्या ये पॉलिसी है हमारी कि हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, या ये अंदाज़ा होता है जिस बुनियाद, अच्छा होती ये भी पॉलिसी ही है, लगा हमने पॉलिसी बनाई थी कि हम हर साल डेटर्स का 5% प्रोविजन में डालेंगे, लेकिन प्रोविजन असल में क्या है, लफ्ज़ प्रोविजन मीन्स अंदाज़ा, प्रोविजन मीन्स, असल में प्रोविजन तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप पढ़ेंगे IAS 37 के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो खैर इसके साथ प्रोविजन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमें लगता है कि इतने पैसे नहीं आएंगे, हमारा क्या है, अंदाज़ा, एस्टीमेट, अंदाज़ा, तो अंदाजे का चेंज है, एस्टीमेट का चेंज है, तो ये चेंज इन एस्टीमेट तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब जो हुआ था 2020 में, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, जो हुआ था 21 में, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 2022 के एंड पर वो कह रहा है प्रोविजन जो 23 है ना, इसके बारे में डिसाइड क्या कर लिया है कि इसको डबल करके कितना कर दें। अब मैं नहीं कह रहा कि आप प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस बनाएं, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आपको दो तरह के इंट्रो में सवालात मिलते होंगे, मैंने भी बड़ा इंट्रो पढ़ाई थी, बड़ा मेरा फेवरेट पेपर है, ठीक है, इंट्रो जो है, इसमें दो तरह के सवाल आपको मिलते होंगे, एक ओपनिंग प्रोविजन देता, फाइनल अकाउंट के सवालों में दो तरह की गड़बड़ कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपके बैड एंड डाउटफुल डेट के टॉपिक में ये मामला करता था, कभी ओपनिंग प्रोविजन देता था, क्लोजिंग आपसे निकलवाता था, और कभी क्लोजिंग ही देकर कहता था ये गलत है, एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड निकालते थे। ये मामला कुछ उस तरह का मैं बना रहा हूँ कि प्रोविजन का जो लेजर आपका बनेगा सिर्फ 2000 केड़ा साल है साड़ा, ये आखिरी वाला 2022 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बनेगा। मैं ओपनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी ये क्लोजिंग था, लेकिन इसके बारे में जैसे आप कैश बुक नहीं बनाते थे, ये तो सबसे अच्छा टॉपिक आपको शुरू में लोग पढ़ा देते थे, साज़ा कराम BRS का टॉपिक ना बेसिक्स के बाद शुरू में पढ़ाते हैं, तो आप एक एडजस्टेड कैश बुक बनाया करते थे, शायद आपको याद हो, जिसमें आप अनएडजस्टेड कैरी डाउन उठाते थे कि जी है तो हमारे पास ये कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन कुछ चीज़ें डेबिट होने से रह गई थी, कुछ चीज़ें क्रेडिट होने से रह गई थी, तो आप सही कर लें तो ये क्या बन जाएगा, अब समझ आइए। ये तो कोई बैलेंस जो है ज़रूरी तो नहीं कि ओपनिंग हो, कभी यह बैलेंस ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग तक आने तो डेबिट क्रेडिट एडलेस करने पड़ते हैं, और कभी बैलेंस क्लोजिंग भी पड़ा हो सकता है ट्रायल में आपके, सवाल में आपके, और वो गलत कोई एडजस्टमेंट होकर क्लोजिंग निकला है तो आप उसको अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह के आप उसको रीओपन कर लेंगे और गलती सही करके एडजस्टेड निकाल लेंगे। तो मैं इस तरह की अप्रोच पे चल रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा कि हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन लिखें, अगर कोई लिख ले तो कोई मदर का रेड उसे गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ये लेजर तो बनाना नहीं था, बात समझ आ रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली एक बात सही है तो वो सही है, गलत है तो गलत है। वो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ प्रोविजन एज एट 31 दिसंबर 22 प्रायर टू दिस चेंज इज कितना, 23। तो ये अब क्या है, ये अब चेंज हो गई, क्योंकि वो कह रहे हैं इसको हमने डबल करना है, तो मैं इसको यूं कहूंगा कि अनएडजस्टेड कैरी डाउन है। क्या है जी ये अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कितना, और ये कह रहा है कि इसको अब सही करके क्या कर दो 40। अब कोई जैसे मर्जी कर ले, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं
कि ये जो 23 रुपये से इसको हमने बढ़ाया है ना, इसका बढ़ना पीएनएल में जाना चाहिए। वो जो बैलेंसिंग फिगर पीएनएल के अंदर बैडेड एक्सपेंस की जाती थी वो इस साल में 23 रुपये से बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे अंदाजे में चेंज आ गया। लेकिन इसको पिछले 2 साल में क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, किसी स्टैंडर्ड नहीं कहा हुआ था कि आप इस मॉडल पे चलो और इस पे जा रहे हैं, नहीं। तो ये तो अंदाजा होता है, हर साल हम खड़े होकर लगाते हैं, अगले साल चेंज हो जाए तो पिछले साल नहीं जाते, अगले साल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगले साल अगर इससे ज्यादा भागेंगे तो और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, कम भागेंगे तो इसका रिवर्सल कर देंगे। यही सीख के आए हैं आप, इसी को प्रोविजन अंदाजा कहते हैं। तो ये चेंज इन एस्टीमेट है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना था। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर ये बात ना भूलिएगा, अभी अभी हमने सवाल किया, एक एडजस्टमेंट थी अभी अभी मोहानी वाला क्लोजिंग स्टॉक की, और दूसरी थी प्रायर ईयर एरर करेक्शन की, 1 साल में सिर्फ कराई। इस दफा उसने क्या कर दिया, पास में सवाल दिया तो क्या कर दिया, एक तो वही क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आ गई, और दूसरा एस्टीमेट चेंज करवाया जो कि सिर्फ इस साल को इंपैक्ट देगा। तो आप क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट लोगे और इस साल के अंदर क्या करोगे, इस 23 रुपये का एक्सपेंस है, क्योंकि एंट्री क्या, एंट्री ऐसे बोला करते हैं ना, प्रोविजन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और उसके अगेंस्ट पीएनएल क्या हो रहा है, तो बैड डेट एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। तो एक्सपेंस बढ़ा है, डेबिट हुआ है, बढ़ा है, तो प्रॉफिट, तो आपने आखिरी साल के अंदर 23 रुपये से एक्सपेंस को बढ़ा लेना। ये 2 चीजें आ गई टोटल, पहली पॉलिसी की चेंज, दूसरा एस्टीमेट का चेंज। क्योंकि ये कह रहा है कि ये मैटर्स अभी ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आए। डन हो गया। अब इसके बारे में पहले आपने 1 नंबर लेना है मुफ्त का। ब्रीफली डिस्कस हाउ अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। तो आपने कहना है कि द इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रिसीवेबल्स, इज अ चेंज इन एस्टीमेट and it shall be applied prospectively by by applying this impact या change only in current year। बल्कि इतना काफी होता है, ये काफी है, यूं ही लिखो, ठीक है, कि the increase in provision for doubtful debt is a change in estimate and it shall be applied prospectively in PL's financial statements, full stop, पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि उसने क्या पूछा है, कैसे अप्लाई करना है, प्रोस्पेक्टिवली करना है, ठीक है। चलो आप तीसरा तो आप कर ही लोगे, लेकिन इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है, चेंज इन, तो चेंज इन एस्टीमेट है तो फिर इसको प्रोस्पेक्टिवली, ऊपर वाला क्या था, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो क्या था, रिट्रोस्पेक्टिवली। यही उसने पूछा हुआ था। तीसरा पढ़ दो अब जल्दी से। मेरा दिल था ये सवाल हो, ये अब होमवर्क करोगे आप, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, PL has also decided to record all borrowing costs incurred in a year as expense। डिसाइड कर लिया उन्होंने कि वो अब क्या किया करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे। अरे बाबा ये तो हो ही नहीं सकता, कह रहा है प्रीवियसली बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट्स वर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। वाह वाह सुभान अल्लाह, नया स्टैंडर्ड खोल लिया इसने अपना। भाईजान ये नहीं हो सकता, पुरानी बात है कि पहले वो एक्सपेंस करने देता था और अब भी चेंज होकर उसने कहा है अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट है उस पर इंटरेस्ट है तो वो कैपिटलाइज ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, हमने ये फैसला कर लिया है, वी हैव डिसाइडेड कि बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे, प्रीवियसली इसको कैपिटलाइज कर रहे थे। भाईजान ये कुछ भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अलाउड ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा अब यहां पर ऐसे हो सकता था, मुझे लिखता ड्यूरिंग द ईयर दे डिसाइडेड दैट दे विल कैपिटलाइज ऑल द बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है, उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। और फिर साथ ये लिखा होता कि द लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम या एसेट
कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, या यूं कह लें पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जा रही है, इससे पहले थी ही नहीं। तो ये भी कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि ये एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम है। तो ये भी इसी साल से ही अप्लाई होना था, लेकिन ये तो जो बात लिख दी है इसने वैसे ही गलत है। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। उसने फुल धोखा दिया है, फुल धोखा दिया है बच्चों को कि जिस बच्चे ने ध्यान से ना पढ़ा हो वो क्या कहेगा, दे हैव डिसाइडेड टू चेंज, दे हैव डिसाइडेड टू चेंज। कि आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस आउट करेंगे। पहले क्या करते आए, कैपिटलाइज करते आए। उन किसी ने अगर उनमें से कोई, मेरे बच्चों में से कोई बच्चा हो ध्यान से ना पढ़ा हो तो पहला सवाल इसके साथ कंफ्यूज कर जाए। हमने पहला सवाल ही किया था ना, उसमें क्या किया था, एक्सपेंस को कैपिटलाइज, इसमें उलट हो गया है, फटाफट शुरू हो गया। आगे उसने धोखा पूरा दिया हुआ। टोटल बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग 2021, 22 और 21 अमाउंटेड टू इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। ऑफ दीज 53 एंड 38 वर कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग इन दीज 2 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी कंप्लीट होनी है 23 में। अब वो कहते हैं टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी थी, 87 और 95 इन 2 साल की, जिसमें से उसने कहा 53 और 38 क्या है जी, कैपिटलाइज हुई पड़ी है। तो बाकी फिर क्या होगी, एक्सपेंस आउट। अब वो धोखा क्या दे रहा है, इसको उल्टा दो। हमने कहना है भाईजान ये तो अलाउड ट्रीटमेंट ही नहीं है एज पर IFRS, ये तो अलाउड ही नहीं है। आप कह रहे हो कि ये सोच रहे हैं तो ये कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो ना अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, ना कोई प्रायर ईयर एरर है, ना कोई एस्टीमेट चेंज है, बल्कि ये एक चवल है। ये लिख नहीं देना वहां पे। ठीक है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये not an allowed treatment, not an allowed treatment as per IS 23। ठीक है जी, अब आप थोड़ी तफसील लिखना, जब लिख सकते हैं कि IS 23 requires borrowing cost incurred on a qualifying asset to be capitalized in all cases। ठीक है, and the decision is not as पर ट्रीटमेंट ऑफ IS 23 नहीं याद रखना तो IFRS लिख देना। ठीक है, यूँ लिखोगे कि IFRS यूँ कर दिया करो, IFRS रिक्वायर बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट टू बी कैपिटलाइज्ड इनटू कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। ठीक है, अब वो कह रहा है द डिसीजन, ये ले लिया तो हम कहेंगे द डिसीजन मेड बाय PL is not in accordance with requirements of IFRS, therefore it is not allowed to be done इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो करने की इजाजत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सवाल के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ना था। और 6 नंबर की चेंज इक्विटी है, तो काश के मैंने इसका भी होमवर्क, इसका भी सोल्यूशन डाल दिया होता। चलें खैर कर लेंगे। तो अब रोमन वाला सवाल रह गया है, और एक मैंने आपको यहाँ से होमवर्क में दिया है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब इसके अंदर एक बच्चे ने थोड़ा सा एक बात की है, कौन से फ़खर वाले सवाल के अंदर, फ़खर वाले सवाल सिर्फ देखना है, सोल्यूशन के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने ना आपको फ़खर वाला सवाल कराया था कि नहीं कराया था, मैंने आपको जाहिदी वाला कराया था ना, इस जैसा था। उसमें ना बेसिकली ये ओल्ड पॉलिसी है जिसको मैं कह रहा हूँ ये डन बाय अकाउंटेंट किसको कह देता हूँ, और ये न्यू पॉलिसी का मतलब होना ये चाहिए था वाली बात। इन दोनों के असर को कैंसिल करके अगला काम मैंने करवाया हुआ था सवाल के अंदर। तो ये असल में वो लिखा हुआ है, ओल्ड पॉलिसी के तहत ये एंट्रीज होनी चाहिए थी। ठीक है, डेप्रिसिएशन की ओल्ड पॉलिसी के तहत, और न्यू पॉलिसी के तहत क्या है जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये नहीं, कल जाहिदी वाला नहीं, कोई और सवाल किया था हमने, क्या नाम था उसका, काशिफ इंजीनियरिंग, उसके अंदर तो मैंने वो डायरेक्ट कर दिया था करेक्टिंग वाला काम जो करना है। तो इसको कंफ्यूज ना करिएगा, ये बेसिकली बस रिवीजन की तरह से एक चीज़ लिखी हुई है कि आपको अगर याद ना हो तो एक पॉलिसी डिडक्शन वाली हो तो ये होता है, और तो ये ओरिजिनल डन बाय अकाउंटेंट है। रेक्टिफाइंग मैंने आपको सवालों में करवाई थी। ये क्लियर है बात, किसी ने इसको देखने की जहमत ही नहीं की, ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं, एंट्रीज मैंने नहीं की होंगी, मैंने बोर्ड पे की थी, 1 मिनट, एंट्रीज मैंने बोर्ड पे की थी। तो इसको भी मैं ज़रा रिप्लेस करवाता हूँ उनको, एंट्रीज बोर्ड, ज़रा लेक्चर नंबर भी बता दो। लेकिन ये तो रिप्लेस नहीं ना हो सकती, वो तो सवाल ही और था, कुछ मैंने कराया ही नहीं, तो ये मुझे खुद करना पड़ेगा चेंज। चलें करता हूँ चेंज। जी फरमाएं जी। भाई क्या कह रहे हो, आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही, तुम कहाँ पे जाओगे दुनिया में, तुम्हारी यहाँ तक तो आवाज़ पहुँच नहीं रही। मैं चाहता हूँ तुम्हारी आवाज़ दुनिया सुने। शेयर प्रीमियम को देख लेते हैं। हाँ
इंटरिम डिविडेंड बोनस है, इधर से कर लो यार, ये लो, अब चेंज हो जाएगा बैलेंस, कोई मसला नहीं है, वो भूल गए होने ने, पुराना ट्रीटमेंट पे होना है, ठीक है, तो ये भी चेंज हो गया या ये सही है? ये लिखा हुआ है ना इंटरिम डिविडेंड बोनस, क्वेश्चन में नहीं था? एक मिनट भाई, धोखा ना दो फिर मुझे, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट, इन यकम ऑन यकम मार्च 18 एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल कैश डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 17 ऑन यकम नवंबर 18 एफएल इशूड राइट शेयर्स ऑन यकम अगस्त 19 एंड इंटरिम बोनस वाज डिक्लेयर्ड। अब इंटरिम बोनस एज डिविडेंड तो नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको शेयर प्रीमियम में से सही किया हुआ था जी, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई मसला हो भी जाता है तो आप छोटी सी अजम्पशन ले लें, मैंने तो आपको यहाँ तक कहा है कि दोनों एंट्रीज पे आईकैप नंबर दे देता है, उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन आप क्लियर नहीं है तो एक छोटी सी अजम्पशन लिख दें, नोट लिखें, जो आपको लग रहा है आपने वो वाला ट्रीटमेंट कर देना ताकि उसको पता लग जाए कि आपको पता है, ठीक है। चलें जाएं, आज मौज करें, याशी मारें, अल्लाह हाफ़िज़।